किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमारे चैनल पे एक जंग सी छिड़ी रहती है रासायनिक खेती को लेकर के और ऑर्गेनिक खेती को लेकर के। कुछ किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमने अपने खेतों में FYM मैनोर डाली, अच्छी क्वांटिटी में FYM मैनोर मैंने अपने खेत में डाली, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी उससे रिजल्ट नहीं मिला, मेरा प्रोडक्शन और लॉस हो गया। कुछ किसान भाई कहते हैं कि जब मैं कुछ भी वीडियो रासायनिक खेती के ऊपर बनाता हूं तो किसान भाइयों के कमेंट आते हैं, इसने हमने बर्बाद कर दिया, ये बीमारियां फैला रहा है, ये हमारी खेती को बर्बाद कर रहा है, हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बेकार कर रहा है। देखिए, वो सब सही है, उसके बारे में भी मैं समय समय पे आपको अपडेट करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। यदि आप कहें कि केवल रासायनिक खेती बुरी है तो आप गलत हैं, और या आप कहें कि नहीं ऑर्गेनिक खेती ही अच्छी है तो भी आप गलत हैं। देखिए, ना रासायनिक खेती अच्छी आप कह सकते हैं, ना उसको पूरी तरह बुरी आप कह सकते हैं। उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। उसी तरीके से यदि आप ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो उसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, अपने कुछ नुकसान हैं। देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक खेती करने जाते हैं, ऑर्गेनिक खेती किन किसानों को करनी चाहिए? देखिए, यदि आपको प्रोडक्शन से ज़्यादा मतलब नहीं है कि ज़्यादा उत्पादन हो, उससे आपको लेना देना नहीं है, आपका कम भी प्रोडक्शन हो, लेकिन आपको मैटर करता है कि आपका जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी हो, यानी कि जो भी उत्पाद आप ले रहे हैं उसकी एकदम क्वालिटी हो, उसकी पौष्टिकता अच्छी हो, और वो हमारा जो रासायनिक जो केमिकल मुक्त हो, यानी कि हेल्दी हो, एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी हो। या आप चाहते हैं कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहे, तो उनके लिए जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो अच्छी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप अधिक उत्पादन नहीं ले सकते हैं, या ऑर्गेनिक फार्मिंग आप बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते हैं। यदि आप बड़े पैमाने पर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, बहुत ज़्यादा FYM मैनोर चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा आपके लिए, और ना ही उतना आप ले पाओगे। यदि आपके अपने पशुओं से उतना आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। और देखिए, उसके कुछ लॉस भी होते हैं। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हो, फ़ायदे हैं, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है, सेफ़ है, ह्यूमन्स के लिए सेफ़ है, हमारे लिए सेफ़ है, जो उसको खाएगा उसके उत्पाद को, उसके लिए 100% सेफ़ है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्रोडक्शन में हमें लॉस देखने को मिलेगा। कोई रोग आ जाए तो उतनी जल्दी से हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ऑर्गेनिक खेती करने जाते हैं तो रोग व कीट वैसे भी कम आते हैं, ये ज़रूर है। लेकिन आप मान लीजिए आप ऑर्गेनिक खेती करने जा रहे हैं और हमारे प्लांट को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। आप कोई भी एक ऐसा उत्पाद बताइए जो ऑर्गेनिक के अंदर हमारे प्लांट को जितना नाइट्रोजन चाहिए उतना नाइट्रोजन उस तेज़ी से हमारे प्लांट को पूरा कर सके, तो शायद आप एक भी नहीं बता पाएँ। तो उसकी वजह से फिर हमें प्रोडक्शन में भारी लॉस देखने को मिलता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हमें तो केमिकल खेती करनी है, तो आप तब भी गलत हैं कि केमिकल फार्मिंग पर ही जाएंगे तो भी आपको एक समय बाद प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। जैसा अभी हमें देखने को मिल रहा है कि रोग व कीट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, हम ज़्यादा यूरिया डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया डालने से हमें नुकसान हो रहा है, मिट्टी हमारी की फर्टिलिटी कहीं खोती जा रही है, मिट्टी हमारी बंजर हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करनी पड़ेगी इंटीग्रेटिव फार्मिंग, कि हम रासायनिक खेती को भी अपनाएं, यानी कि उसमें जो भी जैसे हम यूरिया का उपयोग कर रहे हैं हम करें, लेकिन यूरिया का उपयोग हम एक तरीके से करें, अंधाधुंध उपयोग ना करें। हम कोशिश करें यूरिया की जो लीचिंग है वो कम से कम हो, यानी कि जो हम यूरिया की मात्रा दे रहे हैं वो कम से कम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा दें, और ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया ज़मीन में ना डालें। जितना कम लीचिंग होगा ज़मीन के अंदर जाने से, एक तो हमें बेनिफिट होगा कि हम जो भी खाद दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पौधा उपयोग कर पा रहा है। दूसरा, लीचिंग कम होने से क्या है कि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो दूषित नहीं होगा, क्योंकि जब हम अंधाधुंध केमिकल अपने खेतों में डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं लीच होकर जो हमारा पानी होता है, पानी को दूषित करता है, और उस पानी को हम पीते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां आजकल देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, रासायनिक खेती अब हम ये नहीं कह सकते कि हम यूरिया डालना छोड़ दें। देखिए, यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा चाहिए। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया सबसे अच्छा सोर्स है। हम कह सकते हैं भोजन है, हमारे पौधे का भोजन है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी आती है। लेकिन हम उसको इस तरीके से उपयोग करें कि उसके जो दुष्परिणाम हैं उसको हम मिनिमाइज कर दें, यानी कि जो दुष्परिणाम हो रहे हैं उनको कम करके उसकी उपयोगिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो ऐसी तरीके से हमें उपयोग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हमने आँख बंद करके बस यूरिया डालना है, 1 बैग 2 बैग हमने यूरिया डाल दिया तो उससे प्रोडक्शन भी नहीं आता है।
यदि आप ऐसा करते भी हैं कि अंधाधुंध आप खेतों में यूरिया डाल लें, तो उससे आप कीट रोग बढ़ाते हैं, एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं और अपना खर्चा बढ़ाते हैं, और उससे आपका फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है, आपको प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए जितने मात्रा में रिक्वायरमेंट आप ज़रूर यूरिया यूज कीजिए, लेकिन लिमिटेड यूज कीजिए, यानी कि जितना प्लांट को चाहिए बैलेंस मात्रा में यूज कीजिए, और उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करके वेजिटेटिव स्टेज में डालिए, जिससे उसकी लीचिंग को कम किया जा सके। या आप इरिगेट करने के बाद भी यूरिया को डाल सकते हैं, इससे भी लीचिंग हमारी कम होगी, जिससे हमें कोशिश करनी है कि हमारा पौधा ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपटेक कर पाए। उसी तरीके से आप रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, तो ऐसा ना करें कि आप अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, आप डबल डोज करके उपयोग कर रहे हैं। फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड के काम नहीं कर रहा तो आपने डबल डोज दे दी, या आपने कई गुना डोज किसान भाई दे देते हैं, या आप रेड लेवल के जो कीटनाशक हैं आप उनको उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वो सस्ते आ जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो हमारे एनवायरनमेंट को दूषित करते हैं। देखिए, आपको लगता है मुझे क्या ये उत्पाद खाना है, मुझे तो मार्केट में बेचना है, लेकिन जब आप रेड लेवल के जो बहुत खतरनाक ये कीटनाशक होते हैं, जब आप इनका स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले आप इनमें एक्सपोज होते हैं, यानी कि सबसे पहले कहीं ना कहीं वो वायुमंडल के माध्यम से आपके अंदर ही जाते हैं। तो ये ना समझे कि हमें तो मार्केट में बेचना है, नहीं, वो कहीं ना कहीं सबसे पहले आप ही उससे इन्फेक्टेड होने हैं, सबसे पहले आप ही को वो अंदर ही अंदर आपको ही डैमेज कर रहा है, वो आपके अंदर जाके सबसे पहले आपकी हेल्थ को ही वो बिगाड़ रहा है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि रेड लेवल के जो उत्पाद हैं, रेड लेवल के इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड उनको यूज ना करें। हाँ, जो लो टॉक्सिसिटी के आते हैं, ग्रीन लेवल के आते हैं, या थोड़ा ऊपर हम ब्लू लेवल तक जा सकते हैं, येलो लेवल के तक भी आप चाहें तो जा सकते हैं, उससे ऊपर रेड लेवल बिल्कुल ना जाएं। उसके साथ ज़रूरत हो तभी उपयोग करें, ऐसा नहीं कि आप 3-3 4-4 दिन में स्प्रे दिए जा रहे हैं, नहीं, कम से कम 10-12 दिन में ही एक बार उपयोग करें। स्प्रे आपने कर दिया है तो उसका हार्वेस्ट तुरंत ना करें कि हमने स्प्रे कर दिया अगले दिन हार्वेस्ट करके आप मार्केट भेज रहे हैं, नहीं। अगर हार्वेस्टिंग पे आ रहा है तो हार्वेस्ट करने के बाद स्प्रे करें, और उसके कम से कम 7 से 8 दिन बाद, यानी कि उस पर लिखा रहता है कि इसका वेटिंग पीरियड कितना होता है इस केमिकल का, तो उतने समय बाद ही फिर हार्वेस्ट करके मार्केट में बेचें। तो हमें देखना पड़ेगा, और ज़रूर, और आप ये भी ऐसा ना करें कि हम केमिकल पे ही डिपेंड हो जाएं, आपको ऑर्गेनिक चीज़ों को भी अपनाना चाहिए। ऑर्गेनिक बहुत सारी हम चीज़ें घर पे बना सकते हैं, गौमूत्र के अंदर, वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर पत्तियाँ डाल के बहुत सारे ऑर्गेनिक हैं जिनको हम घर पे बनाकर यूज कर सकते हैं। आप बीच बीच में उनका यूज लीजिए, इससे आपका खर्चा कम होगा, आपका केमिकल कम जाएगा फसल के अंदर, इससे हमारा एनवायरनमेंट कम दूषित होगा, हमारा जो उत्पाद है वो कम जहरीला हमें देखने को मिलेगा। हमें यूरिया भी खेतों में डालना है, हमें रासायनिक खाद भी डालनी है, डीएपी भी डालनी है, उसके साथ साथ हमें गोबर की खाद भी खेतों में डालनी है, यानी कि एक बैलेंस स्थापित करना है। तो जो नुकसान हो रहे हैं उनको मिनिमाइज़ करना है, यानी कि जो एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं या ऐसी इन चीज़ों को हमें मिनिमाइज़ करते हुए और रासायनिक खेती के मैक्सिमम लाभ लेने। हम अगर आप चाहें तो आप जा सकते हैं, बिल्कुल आप ऑर्गेनिक खेती भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका प्रोडक्शन कम होगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, एनवायरनमेंट फ्री होगा। लेकिन आपको चाहिए उत्पादन भी ना घटे और हमें एनवायरनमेंट को भी सेफ़ रखना है कि उत्पादन भी कम ना जाए और हमें हमारा जो उत्पादन है वो भी अच्छा हमें मिले और एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहे। तो उसके लिए फिर हम दोनों को, रासायनिक खेती हो और चाहे जैविक खेती हो, दोनों को अपनाना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस तरीके से उपयोग करना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी चीज़ का भी आपको उपयोग नहीं करना है। उसी तरीके से मान लें कीट व रोग आ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि केवल केमिकल से ही उसको कंट्रोल करने पर फोकस नहीं रखना है जैसे हम रखते हैं। आपको उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, कल्चरल मेथड होते हैं, केमिकल रासायनिक मेथड। आपने मेरा वीडियो देखा है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि उसमें हम रासायनिक मेथड भी अपनाते हैं, यानी कि केमिकल का उपयोग भी करते हैं, हम उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का भी, जैविक चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, हम उसको कल्चरल मेथड भी करते हैं। उसमें हम ट्रैप भी लगा सकते हैं, हम उसमें लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, हम नेट लगा करके कंट्रोल कर सकते हैं, हम क्रॉप की बॉर्डरिंग लगा करके, बॉर्डर क्रॉप लगा करके भी कीटों को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कीटों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। केवल आपको रासायनिक पे ही फोकस नहीं रखना है। हाँ, केवल यदि आप रासायनिक पे ही फोकस रखेंगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को दूषित करेंगे और आपकी भूमि को बहुत जल्द आप बंजर बना लेंगे। तो इसलिए आपको दोनों को अपनाना है। यदि अपनाना है कि आपको प्रोडक्शन भी अच्छा चाहिए और आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहे लंबे समय तक, कीट व रोग भी कम हो,
तो इस रासायनिक और जो हमारी जैविक खेती है दोनों को अपनाएं, यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग आपको करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।